Hello friends, this is Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. NCERT बेस्ड बायोलॉजी के जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है उस सीरीज़ का 15th पार्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं और ये जो चैप्टर रहेगा ये हमारा रहेगा क्लास 12th का 15th चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किस तरीके की डाइवर्सिटी है, किस विविधता को शो करता है? बिलो स्पीशीज लेवल के नीचे, एट स्पीशीज लेवल, एट कम्युनिटी लेवल, एक जाति के स्तर पर, एक सामुदायिक स्तर पर, या लास्ट ऑप्शन इज एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैविक संगठन जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सभी स्तरों पर। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी लेवल पे अगर डाइवर्सिटी है तो वो किस में कंसिडर की जाएगी? इट विल बी कंसिडर्ड इन अ बायोडाइवर्सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IUCN स्टैंड्स फॉर। IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर और जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कंजर्वेशन के लिए IUCN काम करती है। IUCN ही रेड डेटा बुक पब्लिश करती है। ठीक है, रेड डेटा बुक वो जिसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज और वल्नरेबल स्पीशीज जो होते हैं उनका पूरा का पूरा विवरण होता है। ये कहीं ठीक है, उनकी पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन होती है कि कौन सी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कौन सी एक्सटिंक्ट होने वाली है, किसे कंजर्वेशन की ज़रूरत है। ठीक है, इट इज़ एन बहुत सारी कंट्रीज़ की मिलकर के क्या बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। अमेजन रेन फॉरेस्ट हैज़ ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ ऑन अर्थ। सही है कि अमेजन के जो वर्षावन हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टिमेट्स द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज 7 मिलियन। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग जो टोटल ग्लोबल डाइवर्सिटी है, वैश्विक प्रजातियों की डाइवर्सिटी है, वो कितनी है? लगभग 70 लाख 7 मिलियन। ये भी सही है। बायोडाइवर्सिटी इज ग्रेटेस्ट ऑन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के ऊपर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ट्रॉपिक्स आपके क्या होती है? जिसको आप कहते हो इक्वेटर या भूमध्य रेखा जो होती है। ठीक है, इसके आसपास का एरिया, ऊपर और नीचे का जो एरिया वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और यहाँ पर अगर रेन फॉरेस्ट है, वर्षावन है, तो उसे क्या कहेंगे? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। तो 423 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑल दी अबव। ठीक है, उपयुक्त सभी इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड्स फ्रॉम। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे इंक्रीज होती है, कहाँ से कहाँ जाने पर? ये एल्टीट्यूड और लैटीट्यूड के उसमें रिगार्डिंग दिया हुआ है। एल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट, अर्थ के सरफेस से जो हाइट होती है वो, और हाइट हमेशा सी लेवल से मापी जाती है, समुद्र तल की से जो ऊंचाई होती है दैट इज एल्टीट्यूड। तो जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाओगे, किसी भी पहाड़ पे या ऊपर की तरफ जाते हैं जैसे जैसे, तो ऊपर की तरफ जाने पर बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? कम। तो एल्टीट्यूड हाई होगा तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम। तो अगर हम हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो स्पीशीज की डाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? इंक्रीज। एल्टीट्यूड का तो क्लियर हो गया। अब लैटीट्यूड की बात कर लेते हैं। लैटीट्यूड का क्या मतलब होता है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाना। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर लैटीट्यूड क्या होता है? इंक्रीज होता है। इक्वेटर के ऊपर लैटीट्यूड होता है 0 डिग्री। ठीक है, और जैसे ही हमने बात की थी कि इक्वेटर के ऊपर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो पोल्स पे बायोडाइवर्सिटी सबसे क्या होती है? कम। तो पोल्स पे होते हैं हाई लैटीट्यूड। हाई लैटीट्यूड से जब हम लो लैटीट्यूड की तरफ जाएंगे, यानी पोल्स ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, तो स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो ये जो ऑप्शन है, यह हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट में मिल गया कि हाई एल्टीट्यूड से लो की तरफ जाना और हाई लैटीट्यूड से भी लो की तरफ जाने पर क्या होती है? स्पीशीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को लेकर के काफ़ी सारे थ्रेट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करती हैं, जैसे कि हैबिटेट का लॉस हो जाना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, एलियन स्पीशीज़ का आ जाना, एक्जॉटिक स्पीशीज़ या इसको कहा जाता है एलियन स्पीशीज़, कोई ऐसी स्पीशीज़ जो उस एरिया की नहीं थी, बाहर से आ गई हो। ठीक है, कमर्शियल हार्वेस्टिंग भी है, हैबिटेट लॉस भी, एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? हैबिटेट का लॉस।
किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल आवास जो है, जहाँ पे वो नेचुरली रह रहा है, वो वहाँ जितने बेटर तरीके से ग्रो कर सकता है, उतने बेटर तरीके से वो कभी भी उस नेचुरल एनवायरनमेंट के अलावा कहीं और ग्रो नहीं कर सकता। तो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, जंगल में है, पानी में है, जहाँ पे भी है, दैट इज मस्ट फॉर दैट। तो 425 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी समझने में कौन सा एक स्टेप नहीं है। स्पीशीज को नाम देना, नेमिंग द स्पीशीज करेक्ट है, ठीक है। लुकिंग एट अदर रिलेटेड स्पीशीज, कि ये स्पीशीज जो है ये दूसरी स्पीशीज से कैसे रिलेटेड है, ये भी समझा जाता है बायोडाइवर्सिटी में। असेसिंग द स्पीशीज ज्योग्राफिकल रेंज, ये भी सही है कि स्पीशीज कितने एरिया में मिल रही है। लेकिन क्वांटिफाइंग द स्पीशीज जीनोम, स्पीशीज के जीनोम को देखना, उसका जीनोम कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना दूसरे जीनोम से मैच कर रहा है, ये चीज़ बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने में या बायोडाइवर्सिटी को समझने में कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होती, कहीं काम में नहीं आती। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one is the most important human activity leading to the extinction of wildlife? Alteration and destruction of natural habitat, प्राकृतिक आवासों को बदलना या खत्म करना, हंटिंग, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। इन सब में हम अभी बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए, उसका नेचुरल हैबिटेट। और ह्यूमन के एक्टिविटीज से बहुत से जंगल जो हैं, बहुत से फॉरेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, और फॉरेस्ट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सब के लिए क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है। तो इन सब के लिए ये चीज़ क्या है, एक बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज, यहाँ पे शूज नहीं होगा, ये होगा शोज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, या इसे एक ग्राफ से शो किया जाता है तो उसे कहा जाता है स्पीशीज एरिया कर्व। स्पीशीज एरिया कर्व क्या बताता है, इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ एन हैबिटेट एंड द नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर प्रेजेंट विद इन दैट एरिया। कि कोई भी एरिया जो है, ठीक है, उस एरिया के अंदर उस जोग्राफिकल लैंड का जो एरिया है, जो भी उसका एरिया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, उस एरिया और वहाँ पे रहने वाली जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहा जाता है स्पीशीज़ एरिया रिलेशन। और एक बहुत ही इसमें कॉमन सा कंक्लूजन है। कॉमन सा कंक्लूजन क्या दिया था साइंटिस्ट ने, कि अगर कोई भी हैबिटेट जो है, कोई भी आवास है, उसका एरिया बढ़ाया जाएगा तो वहाँ रहने वाली नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है वो भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है, इससे रिलेटिंग ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ एरिया। एरिया का साइज जैसे जैसे बढ़ाएंगे नंबर ऑफ स्पीशीज भी क्या होती जाएंगी, इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्टिब्रेट ग्रुप इज मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्ट। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है गाइज ये। विच इज मोर वल्नरेबल, डी नोन एज द एम्फीबियंस, या उभयचर जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल है। इसके लिए एग्जैक्ट रीज़न साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं, लेकिन कुछ जो रीजंस हैं, जो गैसेस हैं, जैसे कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाना, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, और एक चीज़ की एम्फीबियंस की कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव हैबिट्स, कि एम्फीबियंस को अपना जनन या रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए लैंड से कहाँ जाना पड़ता है, पानी के अंदर जाना पड़ता है। तो अगर दोनों, इसीलिए इसकी रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जितने भी पॉल्यूशन और ये चीज़ें हो रही हैं उन सब से इनकी रिक्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। तो एम्फीबियंस आर गेटिंग एक्सटेंटेड, इनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ गए हैं। 430 द ईवल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैव विविधता के खत्म होने के लिए जो ईवल क्वार्टेट रिस्पॉन्सिबल है, ईवल क्वार्टेट क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए 4 रीज़न मेनली रिस्पॉन्सिबल है। उन चारों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, ईवल क्वार्टेट, ठीक है। हैबिटेट लॉस ये तो है ही, सबसे पहली हमने बात की थी कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, हैबिटेट लॉस। इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़, बाहर से किसी स्पीशीज़ को, एलियन स्पीशीज़ या एक्जॉटिक स्पीशीज़ को लेकर के आना, जैसे कि कांग्रेस ग्रास जिसे कहा जाता है पार्थीनियम, ठीक है। ये इसके स्पोर्स जब लाए गए थे, और आइकॉर्निया
ठीक है। ये जब लाए गए थे तो इन्होंने आकर के बहुत ज़्यादा ग्रो किया, और बहुत ज़्यादा ग्रो करने के साथ में क्या किया, आइकॉर्निया प्लांट में, आइकॉर्निया जो होता है प्लांट, वो पानी में किसी और प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, और पार्थिनियम जो होता है उसके आसपास भी कोई और प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि पार्थिनियम की जो जड़ें होती हैं, रूट्स, कुछ केमिकल्स को क्या करती हैं, सिक्रीट करती हैं। तो ये एलियन स्पीशीज़ ने भी आकर के इंडिजिनस स्पीशीज़ जो होती है, लोकल प्रजातियों को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचाया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेना ह्यूमंस के थ्रू, ठीक है, ये भी सही है, इविल क्वार्टेट में आता है। फोर्थ वन जो है इविल क्वार्टेट का, वो हंटिंग या शिकार करना नहीं होता है। फोर्थ वन जो होता है वो आपका क्या होता है, को एक्सटिंक्शन, एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाना, यानी कि दो ऐसी स्पीशीज़ जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उनमें से अगर कोई भी एक स्पीशीज़ खत्म होगी तो दूसरी स्पीशीज अपने आप क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इसे क्या कहा जाता है, को एक्सटिंक्शन, ठीक है। जैसे कोई प्लांट है, उसका पॉलिनेशन किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के थ्रू ही हो रहा है, जैसे फिग के प्लांट के लिए वास्प काम में आता है, ठीक है, अंजीर के प्लांट के लिए वैस्प काम में आता है। तो अगर वो वैस्प उस एरिया से खत्म हो गए तो उस एरिया से फिग के प्लांट्स भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो करेक्ट ऑप्शन 430 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड कॉज अ कंट्री टू बी कंसिडर्ड अ हाई प्रायोरिटी रीजन फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स। किसी भी देश को संरक्षण प्रयासों के लिए एक हाई प्रायोरिटी रीजन कब माना जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस आर, जब उस देश में क्या हो, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है कि कोई भी स्पीशीज़ जो है ऐसी जो उसी एक जोग्राफिकल एरिया में मिल रही है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिल रही, तो उससे क्या कहेंगे, एंडेमिक स्पीशीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइक हम ले सकते हैं कि कैंगारूज, ठीक है, कंगारू जो होते हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलते हैं, तो कंगारूज आर एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया। तो अगर कोई हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज़ एंडेमिज्म होगा तो वहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, वहाँ पे हॉटस्पॉट्स को भी बनाया जा सकता है। हैविंग लो स्पीशीज़ रिचनेस, नहीं, अगर स्पीशीज़ की रिचनेस ज़्यादा होगी तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा, ठीक है। लिटिल नेचुरल हैबिटेट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को कंजर्वेशन एरिया के लिए प्रायोरिटी वाला देश घोषित करना है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट्स होने चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बच जाता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। हम अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। डेवलपिंग अ सीड बैंक कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर से भी प्लांट डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन से भी कर सकते हैं, एंड द लास्ट ऑप्शन इज बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर और बॉटनिकल गार्डन, ये तीनों के तीनों जो हैं ये कैसे मेथड हैं, ये है हमारे मेथड्स ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में संरक्षित या कंजर्वेशन नहीं दे करके उसे वहाँ से हटा करके किसी और एनवायरनमेंट में ले जा करके स्टोर किया जाता है तब। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है हमारा, बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स। बायोस्फीयर्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे प्लांट, एनिमल, इन सब की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट्स क्या करती है, उन एरिया को संरक्षित क्षेत्र या प्रिजर्व्ड एरिया घोषित कर देती है, और उन्हें या तो सेंचुरीज या नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का इन सिटू कंजर्वेशन है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस भी नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है, जिस भी नेचुरल हैबिटेट में मिल रहा है, उसे वहीं पर स्टोर करना, उससे बाहर ले जा करके स्टोर नहीं करना। तो 432 का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इन सिटू बायोस्फीयर रिजर्व को बाय क्रिएटिंग बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एरिया वेयर वाइल्ड पॉपुलेशन, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड। जहाँ पर वाइल्ड पॉपुलेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल और जेनेटिक रिसोर्सेज को भी स्टोर करके रखा जाता है, वो एरिया क्या कहलाता है, दैट एरिया इज ऑल्सो नोन एज बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के साथ में, प्लांट, एनिमल, फंजाई के साथ साथ जो लोकल जनजातियाँ होती हैं उनको भी स्टोर करके, उनको भी संरक्षण दिया जाता है। क्योंकि जो लोकल ट्राइब्स या लोकल जनजातियाँ होती हैं उनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में होता है अपने आसपास के एरिया के जंगलों को बचाना, वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स की क्या करना, पूजा करना, या उनको उनको संरक्षण देना, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 3 अलग अलग टर्म्स और भी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। एक बायोस्फीयर रिजर्व में मेनली 3 अलग अलग तरीके के क्षेत्र या रीजन होते हैं। फर्स्ट वन होता है कोर जोन, जो सबसे अंदर का जोन होता है जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी 0 अलाउड होती है, मतलब कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो सकती है। सेकेंड वन इज बफर जोन,
बफर जोन में ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है लेकिन लिमिटेड। थर्ड वन इज मैनिपुलेशन जोन, या इसी को ही कह दिया जाता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन वो एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का जहाँ पर खुलेआम सरेआम क्या होती है आपके, जहाँ पे इजीली फ्री लिविंग ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी ध्यान रखना है, उसके साथ में तीनों टर्म्स भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट वे टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ इज। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। टू किल द प्रेडेटर, टू वैक्सीनाइज, टू प्रिजर्व नेचुरल हैबिटेट, ऑप्टिमाइज द ब्रीडिंग हैबिटेट। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कब सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा, जब उसका नेचुरल हैबिटेट क्या होएगा उसमें उसको रखा जाएगा। तो टू प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ को बेस्ट तरीका क्या है, उनके नेचुरल हैबिटेट को क्या करना, प्रिजर्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर दोज। एंडेमिक कौन से होते हैं, हमने कंगारू की बात की थी, कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए एंडेमिक है। तो वो प्लांट्स या एनिमल्स जो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही मिल रहे हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं मिल रहे। ठीक है, तो कॉस्मोपॉलिटन तो हो जाता है सब जगह, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नॉट इन आर्कटिक रीजन, नॉट ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है ग्रुप में रहने वाले। करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा, रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरियाज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंडेमिक प्लांट्स या एंडेमिक स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्रेड ग्रूव्स आर प्रेजेंट इन। सेक्रेड ग्रोव्स जो होते हैं इनको हिंदी में बेसिकली कहा जाता है पवित्र उपवन। वास्तव में ये है क्या, हमने बात की थी ट्राइब्स की। ठीक है, जितनी भी जनजातियां होती हैं उनमें एक टेंडेंसी देखने को मिलती है। वो टेंडेंसी या वो नेचर क्या है कि इनके जो कल्चर होता है, उनके कल्चर में होता है कि कुछ एरिया जो है वो जंगलों के लिए या फॉरेस्ट के लिए रखा जाएगा, कुछ एरिया प्रिजर्व, और वहाँ पे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ये उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो इस तरीके से अब उनको क्या टर्म दे दी गई, सेक्रेड ग्रूव्स। लेकिन वास्तव में ये एक तरीका है टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी, या उस एरिया की जो भी लोकल स्पीशीज होती है उनको प्रिजर्व करके रखने का। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर इंडिया में सेक्रेड ग्रूव्स हैं, खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, ये सही है, मेघालय में मिलता है। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान भी सही है। वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, एंड सरगुंजा, चंदा एंड बस्तर रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो ये एक्चुअली हमें लर्न ही करने हैं कि कहाँ कहाँ पर इंडिया में क्या मिलती है, सेक्रेड ग्रूव्स मिलती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रेड ग्रूव्स आर स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल erosion, नो। राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज, यस। जनरेटिंग गवर्नमेंट एनवायरमेंटल अवेयरनेस, नो। ठीक है, क्योंकि जो सेक्रेड ग्रूव्स थी उनको अब कैसे काम में लिया जाता है कि इनके थ्रू लोगों को जागरूक किया जाता है टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो। ठीक है, थ्रेटन स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखने के लिए भी सेक्रेड ग्रूव्स को काम में लिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी which one of the following pairs of geographical areas shows maximum biodiversity in our country। ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमारी कंट्री में जो है वो कौन से जोग्राफिकल एरियाज दिखा रहे हैं कि वास्तव में क्या चीज़ है। एक टर्म आती है यहाँ पर जिसे कहा जाता है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं कि जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीशीज़ देखने को मिलती है किसी भी कंट्री में, और जहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस ज़्यादा होती है यानी कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IUCN। ठीक है, तो इनिशियली पूरे वर्ल्ड में 24 थे, फिर 9 और ऐड कर दिए गए, तो टोटल कितने हो गए, 34। इंडिया में एट प्रेजेंट 3 एरियाज ऐसे हैं जिनको क्या डिक्लेयर किया जा चुका है, हॉटस्पॉट, यानी कि इन एरिया पे स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इस 3 एरियाज में कौन कौन से हैं, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज एंड इंडो बर्मा रीजन। ठीक है, तो ये 3 एरियाज कौन कौन से होंगे, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयाज एंड इंडो बर्मा रीजन। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अप्रोच फॉर इन सिट्यू कंजर्वेशन। इसमें से कौन से इन सिट्यू कंजर्वेशन का तरीका या इन सिट्यू कंजर्वेशन की अप्रोच नहीं है। ठीक है, इन सिट्यू कंजर्वेशन क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस नेचुरल हैबिटेट या एनवायरनमेंट में मिल रहा है उसे वहीं पर प्रिजर्व करना।
दैट इज नोन एज इन सिटू कंजर्वेशन। बायोस्फीयर रिजर्व आर इन सिटू कंजर्वेशन। सेंचुरीज भी होते हैं, सेक्रेड ग्रूव्स जो होते हैं वो भी होते हैं। हमने बात कर ली थी कि जो सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो जनजातियाँ होते हैं वो एक पर्टिकुलर जंगल के एरिया को अनटच्ड रख देती हैं कि उस एरिया को टच नहीं करना है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स होते हैं जहाँ पे लोगों को जीप में बिठा करके या इस तरीके से सफारी के ऊपर घुमाया जाता है और एनिमल्स दिखाए जाते हैं, वो जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन, क्योंकि बाहर से चीता, शेर, हाथी इनको ला करके वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, जू की तरह नहीं, लेकिन फिर भी ये क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इसमें आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल स्पीशीज शुड बी प्रिजर्व्ड मेनली। इनको क्यों प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए एनिमल्स को? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। जूलॉजिस्ट वांट टू स्टडी देम, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लवली क्रीचर, नॉट। दे आर यूजफुल टू मैनकाइंड, नो। मैन कैन नॉट रिक्रिएट अ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन। अगर कोई स्पीशीज पूरी तरीके से ख़त्म हो गई तो इंसान जो है उस स्पीशीज को दोबारा नहीं बना सकते हैं। दैट्स वाई एनिमल शुड बी प्रिजर्व्ड। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। अ थ्रेटन्ड स्पीशीज कैटेगरी इंक्लूड्स, कि जो थ्रेटन्ड स्पीशीज होती है उसकी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। इसकी अगर अपन बात करते हैं, हमने बात की थी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा जाता है IUCN। IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें रेड लिस्ट के अंदर 7 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ EX, जिसको कहा जाता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, EX या इसको कह दिया जाता है एक्सटिंक्ट। ठीक है, EW हो जाता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि जैसे कि पांडा हो गए, जो हमारे ब्लैक एंड वाइट पांडा होते हैं वो जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये धरती पर पाए जाते हैं। एक्सटिंक्ट का तो मतलब क्या हो गया, पूरा ही धरती से ख़त्म हो जाना। और वाइल्ड लाइफ में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल हैबिटेट में रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, EW के अंदर। इसके अलावा जो कैटेगरीज आती है वो आती है CR, ठीक है, EN और VU। CR जो होती है वो कैटेगरी कहलाती है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या इसी को कई बार क्या कह दिया जाता है, रेयर स्पीशीज। एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, VU होता है वल्नरेबल। ठीक है, इसके अलावा जो 2 कैटेगरीज और आती हैं वो होती है नियरली थ्रेटन्ड और LC यानी कि लीस्ट कंसर्न। इनमें से जो ये 3 है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या इसको कह दिया जाता है रेयर, ये तीनों जो कैटेगरीज होती हैं ये कैटेगरीज आती हैं थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, वो प्रजातियां जो कि किसके अंदर है, खतरे के अंदर। तो इससे मिलता जुलता ऑप्शन हमारा कौन सा है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल एंड रेयर स्पीशीज, ऑप्शन नंबर डी। तो 441 का करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ बायोस्फीयर फॉर प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द present generation and also maintaining the potential for future generation. It is the theme of conservation. Basically ये जो कहना चाह रहा है कि अभी की जनरेशन को इस तरीके से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको काम में लेना चाहिए कि अभी की जनरेशन को तो बेनिफिट हो ही हो, लेकिन वो रिसोर्सेज आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे रहें। ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे रिसोर्सेज को आपने काम में ले लिया तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसे कह दिया जाता है सस्टेनेबल कंजर्वेशन। ठीक है, या खाली कंजर्वेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की लॉस के कारण हम पढ़ चुके हैं, हैबिटेट का खत्म हो जाना, एलियन स्पीशीज, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का नहीं रहना, ठीक है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन जो कीपिंग एनिमल्स इन जूलॉजिकल पार्क्स है ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के 4 ऑप्शंस में से नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग विल यू फाइंड पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स या हिंदी में से कहा जाता है घट पादप। ये कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया के अंदर पिचर प्लांट होते हैं वो देखने को मिलते हैं खासी की पहाड़ियों में। खासी की जो हिल्स होती है ये पड़ जाती है हमारे मेघालय के अंदर, मेनली है मेघालय के अंदर। तो मेघालय के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, सुंदरबन, थार डेजर्ट, वेस्टर्न घाट्स नहीं, क्योंकि मेघालय भी नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही क्या देखने को मिलता है, जनरली पिचर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट के कौन से फीचर नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, यस, एक हॉटस्पॉट में ये चीज़ें होनी चाहिए। एबंडेंस स्पीशीज की ज़्यादा, ये भी होनी चाहिए। मोस्टली लोकेटेड इन द ट्रॉपिक्स, जनरली ये होता है कि हॉटस्पॉट जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ट्रॉपिक रीजन या उसके आसपास होते हैं। लोकेटेड इन द पोलर रीजन जो है, ये कैसा ऑप्शन है? गलत ऑप्शन है, क्योंकि पोलर रीजन के अंदर वैसे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज कॉमन टू लेंटाना, आइकॉर्निया एंड अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, लेंटाना, आइकॉर्निया की हम बात कर चुके हैं। इसी तरीके से प्लांट होता है लेंटाना। और अफ्रीकन कैटफिशेस क्या होती है कि ये जो होती हैं इंडिया के अंदर गलती से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, और इनके आने के बाद में इन स्पीशीज़ ने जो लोकल फिशेस होती हैं, जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ये सारी की सारी किसका एग्जाम्पल है? फॉरेन स्पीशीज़ जिनको इंडिया में लाया गया, या तो नोइंगली या अननोइंगली, और इन्होंने इंडिया में आकर के क्या किया? काफ़ी नुकसान किया। ठीक है, तो दे आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया? नहीं, ये बिल्कुल भी एंडेंजर्ड नहीं है। की स्टोन भी नहीं होती है। मैमल्स फाउंड इन इंडिया, ये मैमल्स भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आइकॉर्निया, लेंटाना मैमल्स में नहीं आते। ऑल द स्पीशीज़ आर नीदर थ्रेटन्ड नॉर इंडिजिनस स्पीशीज़ ऑफ इंडिया। ये बात सही है कि ये तीनों ही थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये तीनों ही इंडिया के नागरिक जो होते हैं वो नहीं है, इनकी नागरिकता कहीं और की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पीजन। पैसेंजर पीजन का जो एक्सटिंक्शन हुआ था वो किसके कारण हुआ था? ये डायरेक्ट अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में दो एग्जाम्पल्स दिए हुए। एक तो दिया हुआ है स्टेलर स्काउ, ये एक तरीके का मैमल होता है। ठीक है, इसको इसके मीट के लिए, इसको चमड़े के लिए बहुत ज़्यादा मारा गया और फिर इसको सेल कर दिया गया। उसी तरीके से पैसेंजर पीजन्स होते हैं। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं? हमें एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन के एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा शोषण करने के क्या है? एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट्स मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। कौन से ग्रुप में स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्या होगी? ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जिसके बारे में जो आसानी से घर पे भी आ सकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एनजीओ, एल्गी, ब्रायोफाइटा या फंजाई। फंजाई के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फंजाई के रिप्रोडक्टिव जो गेट होता है ना, रिप्रोडक्टिव लेवल, उसके ऊपर। फंजाई में बहुत अलग अलग तरीके से, काफ़ी अलग अलग तरीके से फंजाई के अंदर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सकता है। तो 448 का ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द बिलो मैंशनड रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशंस। यानी कि इसमें से किसके अंदर सीजनल वेरिएशन जो होते हैं, मौसमी विविधताएं जो होती हैं, वो क्या होती है? कंपैरेटिवली कम होती हैं। यानी कि कहाँ पर पूरे साल सीज़न ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। सीज़न ऑलमोस्ट रहने का मतलब है टेम्परेचर भी एक जैसा रहना। ट्रॉपिक में, टेम्परेट्स में, एल्पाइंस में, किस जगह पे? ठीक है, तो हमने अभी बात की थी जो इक्वेटर होता है उसके आसपास जनरली हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, क्योंकि लाइन ऑफ इक्वेटर, भूमध्य रेखा के ऊपर सूरज की जो रेडिएशन है वो पूरे साल रहती है, और वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही रहते हैं। तो इसलिए लाइन ऑफ इक्वेटर जो होता है उसके आसपास का टेम्परेचर ज़्यादा वेरी नहीं करता। ना तो उसमें डे टू डे में टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, ना ही उसमें महीनों में टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। इसलिए जो ट्रॉपिक होता है उसमें सीजनल वेरिएशन भी क्या होएगा? कम, क्योंकि सीजन्स भी किससे डिफाइन होते हैं? टेम्परेचर से ही डिफाइन होते हैं। टेम्परेचर कम होगा तो सीजन विंटर आ जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या आ जाता है आपके? समर। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो दे जनेरियो इन 1992, उसको क्या कहा गया था? सीधा याद करने का क्वेश्चन है। इसे क्या कहा गया था? अर्थ समिट या पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये सीधा लर्न करने का एक क्वेश्चन है जो ये कब हुआ था? 1992 के अंदर। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये प्लीज़ 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 हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।